मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और ये खान सर के बुक से है। दोस्तों, 15 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 1 से लेकर 14 तक के प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं। यदि आप लोग से नहीं देखे हैं ताकि उसे देख ले दोस्तों, सीरियल वाइज देख ले, ताकि आपको काफी लाभ मिलेगा। दोस्तों, आने वाले प्रैक्टिस सेट में आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे यदि सीरियल वाइज देखते हैं तो इसलिए आप लोग जाकर सीरियल वाइज जरूर देखें। उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ और उसे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं चैनल में। खान सर के प्रैक्टिस बुक के नाम से मैं बनाया हूँ। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इस चैनल को लोग सब्सक्राइब कर सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधियां को संदर्भित नहीं करती है? तो ये प्रश्न नहीं करती है, ये पूछा गया है। तो नहीं, कौन नहीं करती है महासागरीय गतिविधियों का संदर्भित? तो इसमें परावर्तन है जो महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर परावर्तन। तरंग है, ज्वार भाटा है और धाराएं हैं जो महासागरीय गतिविधियों को संदर्भित करती है। और कौन नहीं करती है? तो परावर्तन नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 2 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो असम में जो चाय जनजाति हैं उनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो उनके द्वारा कौन सा नृत्य? झूमर नृत्य, झूमर या झूमर जिसे कहते हैं, झूमर नृत्य या झूमर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। असम के चाय जनजाति द्वारा झूमर नृत्य किया जाता है। यह इस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। चाय जनजाति चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 3rd नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। आगे में 3rd नंबर प्रश्न क्या है कि द अदर साइड ऑफ लाइसेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशंस ऑफ इंडिया जो है पुस्तक लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये किन्होंने यह पुस्तक लिखी है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक उर्वशी बुटालिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट पे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो संधिपाद कौन सा है? संधिपाद मतलब समझ में क्या हो, पैर जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो कौन एक संधिपाद है? जोक में तो संधिपाद होता नहीं, तो रेंगता है। यकृत, पन्हाव और घोंगा ये सब रेंगते हैं। संधिपाद किसका है? तो सहस्त्रपाद का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सहस्त्रपाद का क्या है? संधिपाद है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस देखें दोस्तों तो किस वर्ष मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस? यदि इसे देखें तो 15 जनवरी को प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 15 जनवरी। यदि इसमें हम 8 मार्च देखें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को देखें 8 मार्च, तो 8 मार्च में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 23 अक्टूबर को देखें, 23 अक्टूबर है जो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को ऐसा कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है, इसलिए इसको छोड़ते हैं दोस्तों। 23 अक्टूबर कोई महत्वपूर्ण दिवस नहीं है जिससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। और यदि हम देखें इसमें 5 जून को कोई महत्वपूर्ण है तो है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा था भारतीय सेना दिवस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 6 प्रश्न में, भारत में ब्रिटिश राज के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो भारत में ब्रिटिश राजवंशों के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव था जो भारत कब आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव है जो भारत वर्ष 1743 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1743 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही है? तो कब्जा संधि कंधा के लिए सही नहीं है। कौन सा सही है? अंचल संधि कोहनी के लिए, ये भी सही नहीं है। और धुराग्रह संधि सिर गर्दन के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है? तो केन बेतवा। कौन सी? केन बेतवा परियोजना है जो भारत की नदियों को जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। केन बेतवा नदी परियोजना है भारत को जोड़ने वाली प्रथम परियोजना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व बाध्य यंत्र है? तो बाध्य यंत्र कौन सा है? इन चारों में से कौन सा बाध्य यंत्र है? यदि इसमें देखें तो जंतर क्या है? एक प्रकार का बाध्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 10 नंबर प्रश्न में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने
जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वो कौन थे जो निर्वाचित होने के बाद भी इस्तीफा दे दिए थे? तो देखिए इसकी कहानी क्या है कि वर्ष 1939 ईस्वी में त्रिपुरा की अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए कौन निर्वाचित हुए थे? त्रिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता के लिए निर्वाचित हुए थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। और उस अधिवेशन में चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा किया गया था, जिसमें से महात्मा गांधी का पटाभी सीतारामैया जी थे और ये सुभाष चंद्र बोस थे। महात्मा गांधी के जो समर्थित पटाभी सीतारामैया थे वो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से, और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता के लिए चुना गया था। और फिर उन्होंने 1939 को ही त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया और अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी उन्होंने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में किए थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के लिए उन्हें निर्वाचित किया गया था। उसके बाद उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद उनके इस्तीफे के बाद उसके अध्यक्षता किसने किया था? तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर इंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता फिर कौन किए थे? तो डॉक्टर इंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न की ओर, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? तो यह है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जॉन मेनार्ड किन्स है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 12 नंबर प्रश्न में क्या है? ऊंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है ऊंट के बारे में? ये दिया गया है ऊंट के बारे में कथन यह गलत है कि ऊंट जो है उन्हें बहुत पसीना आता है। ये गलत कथन है। ऊंट को बहुत पसीना नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। उनका गोबर सूखा होता है, ये सही है। वे थोड़ी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, ये भी सही है। वे स्थलीय आवास पर रहते हैं, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। गलत हमसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, इस पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 में दिया गया है दोस्तों कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया? तो महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे 1 वर्ष भारत की यात्रा करने के लिए उन्हें सलाह दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। हमारा आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी भारत आए थे तब उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दिया था कि पहले आप पूरे भारत में घूमें और भारत की स्थिति को जानें, तब भारत के राजनीतिक में कूदें और उस पर काम करें। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु मांगते हैं। हमारे राजनीतिक गुरु कौन है महात्मा गांधी के? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का आधारित है। तो कब पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है। और इससे पास कब किया गया था? तो इससे पास किया गया था 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना को 24 जनवरी 1947 को क्या कर दी गई थी? तो स्वीकार कर ली गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई दोस्तों। उसके बाद उस प्रथम बैठक में संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, अध्यक्षता उसकी। ठीक है। और सेकंड बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा का, और उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर इंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ था दोस्तों, और इसमें प्रस्तावना को पेश किया गया था। और उसके बाद 24 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें 15 नंबर प्रश्न में किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में देखा जाता है या दर्जा दिया गया, एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है कबड्डी को किस वर्ष से किया गया है? तो यदि इस पे देखिए ऑप्शन, तो वर्ष 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है किसे?
कबड्डी को ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, वर्ष 1990 में शामिल किया गया है। वर्ष 1990 में शामिल किया गया, 1990 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में। इसमें कहा गया वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। ब्रिटिश भारत सरकार के विरोध में महात्मा गांधी ने किस जेल में भूख हड़ताल की थी, तो वो यरवदा जेल में भूख हड़ताल किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। ठीक है, किस लिए, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों को पृथक करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर कुछ पद आरक्षित किए गए। इस बात से नाराज होकर महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए थे 1932 में। 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन में बैठे थे। कहाँ, यरवदा जेल में बैठे थे 1932 में महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेता में से एक थे। तो कौन इसमें से कांग्रेसी नेता में से एक थे जो 1928 में भारत के लिए संविधान सभा का मसौदा तैयार किए थे। तो इनमें से मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे जो मसौदा तैयार किए थे वर्ष 1928 में। 3 सदस्यों की समिति तैयार कर मसौदा तैयार करवाया गया था। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 18 नंबर प्रश्न में 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और सेना के बीच लड़ी गई थी। तो 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश सेना और किसके बीच, ब्रिटिश सेना और जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ब्रिटिश सेना और किसके बीच, जापान की सेना के बीच लड़ी गई थी। 8 मार्च 1944 को लड़ा गया था। 3 जुलाई 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिकों द्वारा आक्रमण किया गया और ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा के किस जिले में स्थित है। तो उड़ीसा के अमरकोंडा, कहाँ, उड़ीसा के कोरापुट जिले में। उड़ीसा के कोरापुट जिले में सबसे ऊंची चोटी अमरकोंडा स्थित है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो 1620 मीटर ऊंचा है, उसका नाम क्या है, अमरकोंडा नाम है। अमरकोंडा जो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। कहाँ, उड़ीसा के कोरापुट जिले में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संख्या के रूप में स्थापित किया गया है। शीर्ष स्तर की संख्या के रूप में, संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। कौन से संस्था को भारत की ओर से, तो इस संस्था का नाम क्या है, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक को शीर्ष स्तर पर स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न को, ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम महिला अदिति अशोक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अदिति अशोक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। भाग लेने वाली प्रथम महिला बनी अदिति अशोक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें 22 में निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। कौन सी है जो खरीफ की फसल है इसमें से, तो खरीफ की फसल देखें तो कौन है इसमें, तो इसमें मूंगफली है जो खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मूंगफली खरीफ की फसल है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिरने लगे, नीचे अचानक गिरने लगे, तो समझ जाइए कि आंधी तूफान आने की संकेत है। और बैरोमीटर का तापमान यदि अचानक नीचे गिरे तो क्या होगा, आंधी तूफान आने की यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने लगे दोस्तों, तो क्या होता है, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आंधी तूफान, यदि बैरोमीटर का तापमान धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करे तो समझ जाइए क्या है कि मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम साफ होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। यदि ए मीटर को देखें तो ए मीटर क्या है, विद्युत धारा को मापती है। ए मीटर क्या है, तो विद्युत धारा के मापने की इकाई है ए मीटर। अमीटर होता है जो विद्युत धारा को मापती है दोस्तों। अमीटर विद्युत धारा को मापती है। यदि इसमें से हम देखें, फोटोमीटर किसे मापती है, तो फोटोमीटर है प्रकाश की।
फोटोमीटर किसे मापती है दोस्तों? तो फोटोमीटर है जो यह दो स्रोतों के प्रतिदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम आती है। फोटोमीटर दो स्रोतों से जो प्रतिदीपन होते हैं उससे उसकी तीव्रता की तुलना करने में काम आती है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर के हम लोग देख लिए, तो हमारा आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। नेक्स्ट पे चलते हैं 32 में 24 में 1932 में महात्मा गांधी और के बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुए थे। तो वही जो पूना पैक्ट हस्ताक्षर हुए थे 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट क्या हुए थे? तो हस्ताक्षर हुए थे महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, पूना पैक्ट समझौता का संबंध दलित वर्ग के लिए पृथक आरक्षण से था। महात्मा गांधी यरवदा के सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को ये बैठक का आयोजन हुआ था और महात्मा गांधी इसी को लेकर के यरवदा जेल में क्या थे? भूख हड़ताल थे। और इसी का समझौता करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी यरवदा जेल के सेंट्रल हॉल में ही, और 24 सितंबर 1932 को यह बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट पे चलते हैं 25 में अपस्मार जैसे मिर्गी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मिर्गी है जो शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क यह तंत्र जनित रोग है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की स्थितियों में परिवर्तन कर चोट द्वारा यह रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में 25 नंबर प्रश्न दिया रहा है। 26 नंबर प्रश्न में नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी है जो मध्य भारत में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, बहने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, कृष्णा और गोदावरी के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल सहडौल जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 27 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक, रुपये का जो प्रतीक है, ये जो रुपये का प्रतीक है, इसे किस वर्ष अपनाया था भारतीय रिजर्व बैंक ने? इस प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था ये दिया गया है। तो वर्ष 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को अपनाया था, 26 अगस्त 2010 को। ठीक है, 26 अगस्त 2010 को यह प्रतीक को अपनाया था। और इस प्रतीक चिन्ह को दिया कौन था? तो डॉक्टर उदय कुमार द्वारा यह प्रतीक भारत सरकार को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 26 में हिल पैलेस संग्रहालय में स्थित है। तो हिल पैलेस संग्रहालय है कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है हिल पैलेस संग्रहालय। केरल के त्रिपुनिथ्रा में हिल पैलेस संग्रहालय स्थित है। यह संग्रहालय कोचिन के शाही परिवारों का निवास था। इसमें 49 भवन बने हुए हैं जो कि केरल पारंपरिक वास्तु शैली में बना हुआ है। वर्तमान में इसे संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। तो केरल के संग्रहालय है हिल पैलेस संग्रहालय केरल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें से देखें दोस्तों, केरल देखें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? यदि हम उसमें देखें केरल के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो केरल का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनराई विजयन है। वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या देखें दोस्तों तो 140 है केरल में विधानसभा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या केरल में कितनी है? 9 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कर्नाटक को देखें दोस्तों, कर्नाटक का तो इसकी जो गवर्नर जनरल है, वहाँ कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो थावरचंद गहलोत हैं और सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 244 है दोस्तों, 240 है, 44 नहीं 224 है, सॉरी। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 224 है। और कर्नाटक में विधान परिषद भी है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, उसमें से कर्नाटक भी एक है। यहाँ विधान परिषद की संख्या कितना है? 75 है। और 224 विधानसभा में है और बेंगलुरु उसकी राजधानी है। लोकसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में कितना है? तो 28 है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है। यदि जम्मू कश्मीर को देखें दोस्तों, जम्मू कश्मीर को इसकी जो पुनर्गठन किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन किया गया है। वहाँ के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा है, वहाँ के उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो कितना है? 90 है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में 4 है। जम्मू कश्मीर में भी पहले विधान परिषद हुआ करता था दोस्तों, लेकिन जब से इसे पुनर्गठन करके इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब से उसे हटा दिया गया है। यदि हिमाचल प्रदेश देखें तो हिमाचल प्रदेश की यदि राजधानी पूछे तो शिमला है। और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1971 में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश को कब दिया गया था? तो 1971 में एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि हम देखें दोस्तों तो कौन है? वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
देखा जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सी प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या विधानसभा में 60 है, 68 है। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। तो हमारा आंसर क्या है? हिल पैलेस कहाँ है? केरल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 29 और प्रश्न कर देखते हैं दोस्तों। 29 में दिया गया है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्य आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच है। तो अमेरिकी डॉलर में किसके बीच है? तो इसका आंसर होगा अमेरिकी डॉलर 3,996 से लेकर 12,375 के बीच है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। 30 में भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष लगता है मध्य प्रदेश में। शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। यह 250 वर्ष पूर्व से भारत आयोजित किया गया आ रहा है, होता आ रहा है। तो पीर बुधान का मेला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीर बुधान का मेला लगता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी भजन लाल शर्मा है दोस्तों। सॉरी, भजन लाल से मोहन यादव हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अभी कौन है? मोहन यादव है जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ठीक है। और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल है मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। और विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 230 है और लोकसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 है। हरियाणा देखें, हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नयाब सिंह सैनी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है। वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय है हरियाणा के। और हरियाणा को वर्ष 1966 में, नवंबर 1966 में एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है दोस्तों, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ के अभी जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीट है और विधान परिषद सीट है। सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और वहाँ विधान परिषद की संख्या कितनी है? 100 है। 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों। मैं आपको बार बार याद दिलाता हूँ वह 6 राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। यदि हम बिहार में उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सीटों की संख्या कितना है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 403 है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं हम लोग। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून, एक गैरसैंण। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था? तो उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को एक राज्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। और अभी वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उत्तराखंड के, वो जनरल गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यदि हम उत्तराखंड के विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कौन है? तो कितना है? तो 70 है उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तराखंड में कितना है? 3 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पीर बुधान मेला कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में पीर बुधान मेला मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अनुच्छेद 23 के तहत ऑप्शन नंबर बी 31 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 32 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो हम लोग इसे देखते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। यदि हम देखेंगे तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट इसमें से कौन है? तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है, सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, विंबलडन। और यह घास के मैदान पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है जो घास के मैदान पर खेला जाता है दोस्तों। ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्राचीन कौन है? विंबलडन है और यह घास के मैदान पर खेला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का जीता कौन है? तो पुरुष एकल में यदि देखें जनिक सिनर इटली के हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब जीते हैं। कौन है? जनिक सिनर पुरुष एकल में। और किसे हरा कर जीते हैं ये? इटली के रहने वाले जनिक सिनर। तो उप विजेता डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीते हैं जनिक सिनर। ऑप्शन नंबर
क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नहीं, किसे हरा कर जीते हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेदवेदेव को, डेनिल मेदवेदेव जो रूस के हैं उसे हरा करके जेनिक सिनर ने, इटली के जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो एरिना सबलेंका, बेलारूस की है एरिना सबलेंका जो महिला ओपन का खिताब जीती है, ठीक है, बेलारूस की। और जोंग किनवे चीन की जो व्यक्ति है उसे हरा कर जीती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 33 में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। तो सबसे भारी गैस के बारे में जब देखें तो रेडॉन गैस है सबसे भारी गैस। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। रेडॉन गैस सबसे भारी गैस है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और इस गैस की खोज जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक एम्स्टरडॉन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट की ओर। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने से कार्डियो अरेस्ट के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में कहाँ प्रतिनिधित्व करते थे, किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो ये खेल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, ऑस्ट्रेलिया का महान क्रिकेटर खिलाड़ी थे डीन जोन्स, जिसे हृदयघात की से मृत्यु हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया है। तो राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया है, तो इन्होंने सहदाई विरासत के आधार पर किया है। सहदाई विरासत का अनुसरण किया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, सहदाई। नेक्स्ट पे चलते हैं 36 में दोस्तों। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता भारत में जो स्थानीय निकाय की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन है, महापौर है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, महापौर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, महापौर। 74वीं संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित किया गया था कि नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर द्वारा किया जाएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पारित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 37 में नवंबर 2000 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो नीतीश कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नीतीश कुमार 8 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं। अब कुल मिलाकर 9 बार, यदि वर्तमान समय में देखें तो 9 बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर चुके हैं मुख्यमंत्री के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो मृदा निर्माण का कारक कौन नहीं है, तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मृदा निर्माण का कारक कार्बनिक सामग्री की भूमिका, जलवायु का कारक और जनक शैली की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम, उस सैनिक नगर का नाम जो रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला। सैनिकों के लिए एक नया सैनिक निर्माण भवन स्थापित किया था, उसका नाम क्या रखे थे, तो सीरी का किला रखे थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, सीरी का किला। ठीक है दोस्तों, सीरी का किला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है 14 नंबर प्रश्न में द गोल्डन बोट नामक पुस्तक के लिखी है किसने लिखी है। द गोल्डन बुक नामक पुस्तक, द गोल्डन बुक नामक पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। गोल्डन बुक बोट 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को भारत रत्न पुरस्कार से, और इनका जन्म 7 मई 1961 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही रचित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न में सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था, तो जिन्हें क्या कहते थे, जहां वो आयोजित करते थे उन्हें उस जगह को क्या कहते थे, उस जगह को खानकाह कहा जाता था। खानकाह, उस जगह को क्या कहा जाता था, तो खानकाह या धर्मशाला या खानकाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सूफी सिलसिले में गुरु को वली तथा शिष्य को मुरीद कहते हैं। गुरु को बली कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं। ठीक है, मुरीद कहा जाता है। खानकाहों में जो सभा की जाती थी उसे धर्मशाला या धर्म सभाएं कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 42 नंबर प्रश्न की। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। तो कौन सा देश है दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बना है, तो अग्रणी नार्को स्टेट देखें तो सीरिया है, दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हमारा सही आंसर है, सीरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए के से
अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किस राज्य में समर्पित किया है? यदि 43 नंबर प्रश्न को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने असम में समर्पित किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, असम में किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि इसमें हम लोग पश्चिम बंगाल देख चुके हैं, त्रिपुरा को देखते हैं दोस्तों, और मणिपुर को, असम को, ये 3 राज्यों का बारे में देख लेते हैं। यदि असम की बात आई है तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, जो आपको क्या है? असम के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और गुलाब चंद कटारिया असम के क्या है? तो राज्यपाल हैं, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। यदि असम की राजधानी देखें तो दिसपुर है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 126 है लोकसभा सीटों की संख्या असम में। असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 है राज्यसभा सीटों की संख्या, और लोकसभा सीटों की संख्या असम में कितना है? लोकसभा सीटों की संख्या असम में है, जो आपको लोकसभा सीटों की संख्या असम में कितनी है? तो 14 है। लोकसभा सीटों की संख्या असम में 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। और असम, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। त्रिपुरा को देखें दोस्तों, और असम को एक राज्य के रूप में दर्जा कब? 1950 में। त्रिपुरा को देखें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, और इसे 1972 में एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। त्रिपुरा को 1972 में दिया गया था, और 1972 में 3 राज्यों को दिया गया था। तो मैत्री, माँ से मणिपुर को भी 1972 में ही एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, और मे से मेघालय को, और त्रि से त्रिपुरा को, तीनों को दिया गया था एक राज्य के रूप में दर्जा वर्ष 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी देखिए अगरतला है। त्रिपुरा में राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है वहाँ का राज्यपाल, और मुख्यमंत्री त्रिपुरा का मनिक शाह है। यदि त्रिपुरा में विधानसभा सीटों को देखें तो कितना है? 60 है। लोकसभा सीटों 2 है, और राज्यसभा सीटों संख्या 1 है। यदि इसमें त्रिपुरा का देख लिए, मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर के राजधानी क्या है? तो इम्फाल है, और 1972 में इसे भी स्थापना की गई थी, और सीटों की संख्या 60 है। विधानसभा में, लोकसभा में 2 है, और राज्यसभा में 1 है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन है, और अनसुईया उइके वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, और विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन दिया है? भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन दिया है? तो भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में? तो बांग्लादेश में 16वां वीजा आवेदन दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कहाँ? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे बांग्लादेश की राजधानी पूछे तो ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है, और बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है बांग्लादेश के संसद को। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कौन है बांग्लादेश के? तो शहाबुद्दीन चुम्पू है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। भूटान देखे दोस्तों, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की मुद्रा नगलट्रम है, भूटान की मुद्रा। अब भूटान के संसद का नाम तसंगडू है, भूटान की राजधानी का नाम है। और राष्ट्रपति, वहाँ के शासनाध्यक्ष कौन है? तो भूटान के शासनाध्यक्ष क्या है? भूटान के यदि शासनाध्यक्ष को देखें तो उनका नाम क्या है? भूटान के शासनाध्यक्ष जिंगे खेसर नामग्याल वांगचुक, और वहाँ के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे है, भूटान के प्रधानमंत्री। नेपाल देखे दोस्तों, नेपाल भारत के पड़ोसी राज्य के रूप में ये भी है, नेपाल भी है। और नेपाल को यदि देखें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, नेपाली रुपया वहाँ चलता है, और नेपाल के पार्लियामेंट को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, नेपाल के पार्लियामेंट को। ठीक है, और नेपाल के क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। और नेपाल के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति हैं, रामचंद्र पौडेल है, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष है, पौडेल राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति। और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहन है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार चाइना की ओर चलते हैं। चाइना, चीन की राजधानी कहाँ है? तो चाइना की ओर देखते हैं, चीन की राजधानी बीजिंग है, और वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है, और वहाँ के संसद को पिट्ठू हलुत्तो कहा जाता है। नहीं, चीन के संसद को पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं, पीपुल्स कांग्रेस। और चीन के राष्ट्रपति के रूप में सी जिनपिंग है, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, और चीन के प्रधानमंत्री कौन है? ली कियांग है, ली कियांग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न में, फेमिना मिस इंडिया विश्व 23 का ताज किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया विश्व 23 का ताज देखें तो कौन जीती है? तो फेमिना मिस इंडिया विश्व 23 का ताज जीतने वाली नंदिनी गुप्ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नंदिनी गुप्ता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न में, 46 में कहा गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता को 132वीं जयंती के चिन्हित करने के लिए किस शहर में बी आर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये इसका अनावरण किया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न पूछते हैं। इसमें है G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक कौन है G20 में? तो यदि इसे देखें तो विज्ञान केंद्र G20 में कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। कहाँ है? वाराणसी में। 48 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चगास रोग दिवस हर साल कब? 14 अप्रैल को दिया गया है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस देश ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश ने शुरू किया है? यदि इसे देखें दोस्तों तो इसमें है अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया बालिकातन। ऑप्शन नंबर क्या है? अमेरिका और फिलीपींस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 50 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो काजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो 50 का इस प्रश्न को देखें हम तो किसने जीता है? इसे भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अमन सहरावत ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। 51 में देखें निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें स्कैनर है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न की ओर यदि देखें 52 नंबर प्रश्न की ओर तो इसमें दिया गया है 52 में निम्नलिखित में से किसकी कमी से बंधनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो बंधनता और कमजोर दृष्टि की समस्या किसकी कमी से उत्पन्न होती है? यदि ये देखें दोस्तों तो इसका आंसर होगा ये किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। अब विटामिन ए की रासायनिक नाम देखें तो रेटिनॉल है दोस्तों। विटामिन ए की रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, और ये हमसे कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन ए गाजर से, पीली पकी हुई हरी पत्तेदार सब्जियों से, दूध से, के सेवन से। तो ऑप्शन नंबर क्या है? विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 53 में निम्नलिखित में से हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के रूप में योगदान के लिए वर्ष 2018 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया, गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो यदि इसको देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए याहियो सासाकावा को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, दिया गया था याहियो सासाकावा को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 में दिया गया है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई यदि हम देखें तो इसमें क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होता है। यदि फराडे के बारे में पूछ लिया आपको दोस्तों, फराडे किसकी इकाई है? तो फराडे है जो किसकी इकाई है? तो फराडे आपको विद्युत धारिता की इकाई क्या है? फराडे है। विद्युत धारिता की इकाई फराडे है और इसका संकेत बड़ा एफ होता है। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी है जो प्रेरक की इकाई है। विद्युत प्रेरक की इकाई हेनरी है। विद्युत प्रेरक की इकाई हेनरी है। पास्कल देखे तो दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। दाब की इकाई पास्कल है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 55 में क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग और तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है नेक्स्ट में 56 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एक्टिड करने की अनुमति नहीं देता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? कौन नहीं देता है? तो ये ऑप्शन नंबर 57 का क्या होगा? सॉरी 57 का ऑप्शन नंबर 57 नहीं 56 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 56 का ऑप्शन नंबर माइक्रो वायरस होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 57 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा सवाल एक सैप्रोफाइटिक कवक है? सैप्रोफाइटिक कवक कौन सा है? तो इसमें से पेनिसिलियम है जो सैप्रोफाइटिक कवक है, पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, पेनिसिलियम है। यदि इसमें देखें 59 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों 59 में देखें तो इसमें दिया गया 59 में कि 1 टेराबाइट आगे कर लो। 58 नंबर प्रश्न 1 ईबी के बराबर है। एक ईबी है जो 1 ईबी मतलब 1 एक्साबाइट
एक एक्साबाइट किसके बराबर है? तो एक एक्साबाइट है, जो एक एक्साबाइट बराबर 224 पेटाबाइट होता है। 224 पेटाबाइट, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 224 पेटाबाइट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं दोस्तों, 59 नंबर प्रश्न, वाहनों के लिए में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मिरर के रूप में किस प्रकार का दर्पण? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो चलते हैं 60 नंबर, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है दोस्तों? तो जल का घनत्व है जो आपको 277 केल्विन पर अधिकतम होता है, 277 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और जल का आयतन अधिकतम कहाँ होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, 277 केल्विन। नेक्स्ट हो सकते हैं 61 में, सूर्य के वास्तव में क्षैतिज के ऊपर से गुजरने और हमारे तो क्या होगा, कितने देर में पहुंचती है सूर्य की? तो यदि इसे देखें तो ऑप्शन नंबर डी 2 मिनट में। 2 मिनट में इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतर कितना है? 2 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 72 में, ग्रेनाइट चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं दोस्तों? तो ग्रेनाइट चट्टान है जो किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट चट्टान आपको अग्नि चट्टान होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ग्रेनाइट चट्टान अग्नि चट्टान होती है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 63 में है, इसरो द्वारा GSLV वाहन का लॉन्च किए गए थे नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो कौन सी था? तो इसका नाम था GSAT-7A। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट को चलते हैं, 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसकी बाह्य वातावरण के अलग करता है? तो बाह्य वातावरण को उससे अलग करता है कोशिका को, वो कौन सा बाह्यतम आवरण है? तो बाह्यतम आवरण कौन है? प्लाज्मा झिल्ली है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, वो प्लाज्मा झिल्ली है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट पे चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? तो कौन करता है इसको संदर्भित करता है कौन? तो डेटा सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, 66 में निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे शरीर द्वारा उपयोग किए जाने कई चीजों का आधार बनाता है? बहुमुखी तत्व कई चीजों का आधार बनाता है, वो कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 67 में, यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको भारतीय संविधान से अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों आप लोग से पढ़ सकते हैं। भारतीय इतिहास का भी तीनों मॉडर्न, प्राचीन एंड मध्यकालीन इतिहास सभी आपको का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और वो भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक के रूप में, और वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। यदि आप लोग उसे देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आप इस प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न रिवाइज होगा। यदि आप उसे देख ले हैं तो रिवाइज करते हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा आपके आने वाले एग्जामों में। इसलिए आप लोग देखें, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़े दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं हम लोग इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सी है, ये प्रश्न पूछ दिया है दोस्तों। तो इनपुट डिवाइस इसमें कौन है? माउस एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, जिन डिवाइस की मदद से डाटा, शब्द, आंकड़े आदि कंप्यूटर की मेमोरी को दिए जाते हैं ताकि यूजर के निर्देशानुसार कार्य हो सके, और इनपुट डिवाइस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 68 में, उन पशुओं को क्या कहा जाता है? उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उस पशु को सर्वाहारी कहा जाता है। उस पशु को सर्वाहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है वो कौन सी होती है? कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है रैम। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रैम है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, विसरण की
प्रक्रिया है जिसके द्वारा विसरण की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा बनता है, प्लाज्मा झिल्ली में जा बसता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा विसरण की प्रक्रिया, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 71 में अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ओम पुरी को सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ओम पुरी को। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, दिया गया इसमें 72 में विश्व 21वें महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो कौन से सोशल मीडिया, तो इन्होंने हर सर्किल सोशल मीडिया की शुरुआत की है नीति अंबानी ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है 73 में वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या जून को, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया 75 नंबर प्रश्न में WTO एक वैश्विक संगठन है और WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यदि इसमें देखें तो WTO के बारे में इसमें कौन सा कथन गलत है WTO के बारे में, तो इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन से होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापारिक के नियमों को संबंधित है, सही है। नाइजीरिया को नागोजी ओंकोजाविला संगठन की 7वीं महानिदेशक बनाई गई है, नागोजी ओंकोजाविला जो है 7वीं महानिदेशक बनाई गई है और इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्रिपरिषद सभा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गलत है, बाकी सब सही है। 75 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है विश्व 21 के गणतंत्र दिवस पैरेड में उत्तर प्रदेश के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश के, तो यह पुरस्कार किरण रिजिजू द्वारा प्रदान किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, किरण रिजिजू के द्वारा। 76 नंबर प्रश्न की ओर देखें, 76 में दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं, तो मंत्रिपरिषद का गठन कौन में से नहीं करता है, तो देखिए मंत्रिपरिषद का गठन के बारे में दिया गया है, तो कौन नहीं होता है, तो इसमें से जो स्थानीय सरकार के मंत्री हैं ये गठन नहीं करता मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद मंत्री जी मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं, ये सभी होता है मंत्रिपरिषद गठन में, परंतु क्या होता है स्थानीय सरकार का गठन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 77 में जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कि तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौन सा कथन गलत है, यदि ये देखें तो आपको इसका लक्ष्य, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लक्ष्य क्या है कि 2020 में से 2030 तक योजना का अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण करना, ये गलत है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सही कौन सा है, कौशल भारत यानी स्किल इंडिया के तहत कुशल पेशेवर का एक मजबूत समुच्चय बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानमंत्री रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। और बी में इस देश भर में 600 जिलों में शुरू किया गया था, ये भी सही है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, इस पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न को कहा गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो कौन सा विकल्प गलत है, चंद्रयान 2 को द्वितीय चंद्रयान फर्स्ट के बाद भारत का दूसरा चंद्रयान अन्वेषण अभियान किया गया और इसमें कौन सा कथन गलत है, तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, ये गलत है, उत्तरी ध्रुव नहीं दक्षिणी ध्रुव पर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। यह कौन कौन सही है, तो यह इसरो द्वारा विकसित दूसरी चंद्र अन्वेषण है दोस्तों, इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। यह ऑर्बिटर लैंडर और रोवर के साथ एक साथ ले गया था, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। नेक्स्ट पूछ सकते हैं दोस्तों 79 नंबर प्रश्न की ओर। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके इसको पढ़ना चाहते हैं और भी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को, बीसीएस इंटर लेवल के प्रैक्टिस सेट की और भी पब्लिकेशन के जीके जैसे आपको पढ़ना चाहते हैं, यदि आप उन प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं और उसे रिवाइज करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर यूटेरिया का वॉल्यूम 1 एवं वॉल्यूम 2 दोनों बुक का प्रैक्टिस सेट का जीके जैसे आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उसमें 15 प्रैक्टिस सेट थे, सारा वीडियो अपलोड है दोस्तों यूटेरिया प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट में, और क्रॉन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट में उपलब्ध करवा दिया, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट है, वो भी वीडियो पूरा उपलब्ध है सीरियल वाइज। और उसी तरह रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2
का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवा दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उससे जाकर देखना चाहते हैं तो देख लें। और आपका इससे जीके जीएस जो प्रैक्टिस सेट में पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में दिए जाते हैं, उससे आपको कवर हो जाएगा और आने वाले एग्जाम में काफी लाभ होगा। और बार बार आपका रिवाइज होने से काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा दोस्तों, जिससे आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं दोस्तों और लाभ उठा सकते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, दोस्तों ग्रुप में खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो चलिए 79 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न पर कहा गया है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें उसने आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को, ये सही है। आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है औरंगजेब को। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया था, ये भी सही है। और 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन होता चला गया था, ये भी सही है। और तो हमसे पूछा कौन गलत है, तो गलत कौन है? वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। 81 नंबर प्रश्न 80 हो गया। 81 नंबर प्रश्न में यदि इसमें देखें, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसमें जवाब बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए बी गलत है। सही कौन है? उन्होंने सिकंदर के मुगल काल की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया के युद्ध कौशल सीख सके। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सही है। गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था। नहीं, बैरम खां नहीं था, बैरम खां तो अकबर का सबसे अच्छा सहयोग था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। हमसे गलत पूछा तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। यदि और ऑप्शन को देखें तो इसमें क्या सही दिया हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 82 की ओर। 82 में दिया गया है, महामारी के कारण 2020 में किसे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था? तो कौन से ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था? महामारी के कारण जो हुआ था, वो कौन सा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था? तो वो है विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 83 में चलते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जलियांवाला बाग घटना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया है। यदि इसमें देखें तो जलियांवाला बाग घटना के संबंध बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई, जिसमें प्रदर्शनकारियों को एक बड़े समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। जो चौरी चौरा कांड पहले हुई थी, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये हमसे पूछा कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बी को देखें, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुए थे। सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था, और जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी को कभी भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हुआ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न यदि इसमें से और देखते हैं बी को, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुए थे। सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी को कैद करने का अधिकार दे दिया गया था, ये भी ठीक है। हमसे गलत था, तो ए वाला गलत है। डी में है, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए ही एकत्रित हो लोगों पर गोली चलाई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 84 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 1857 के विद्रोह को कौन सा कथन गलत है? ये गलत पूछा गया है, गलत को जरूर घेरे। पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, तो बिल्कुल सही है, पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, ठीक है। और इसमें कहा गया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वर्ष मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, तो ये भी सही है, ठीक है। साइमन कमीशन वर्ष 1928 में बॉम्बे आया था, ये भी सही है दोस्तों।
वर्ष 1928 में बम्बई आया था। डी में शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गलत है। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के संस्थापक माना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को, ना कि भारत के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। हमसे पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस वीडियो का। इसमें दिया गया हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो हैदराबाद के चार मीनार है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। सही है, प्लेग का अंत हुआ था तो उसकी खुशी में इस शहर में चार मीनार की स्थापना की गई थी। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था हैदराबाद के चार मीनार को। तो ये भी सही है। और यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख चार भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। यदि आपसे पूछे तो हमसे पूछा कौन गलत है, तो मेहराब कमरों के चारों चार मंजिलों और मेहराब के दीर्घों को सहारा देता है। तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। हम अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी, जिन्हें इस वीडियो की जरूरत होगी, उन्हें भी वीडियो प्राप्त हो सके और उसका वो लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने। और इसके साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।